मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हमने जो पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास में हमने जो स्टडी की थी वो की थी हमने एक तो हॉस्टल साइकिल और एक पढ़ी थी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद में जो हमने शॉर्ट वीडियो था उसमें सेफ पीरियड के बारे में बताया था कि सेफ पीरियड कितने दिनों का होता है, कौन कौन से दिन सेफ पीरियड के अंदर आते हैं, कि उस दौरान अगर मैटिंग क्रिया हो भी जाती है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कुछ एक स्टेप्स, यानी इस रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में ही आती है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम मेनापोज। उसे क्या बोलते हैं हम? मेनापोज की श्रेणी में इंक्लूड हम करते हैं उसको, ठीक है। अब मेनापोज जो है, उस मेनापोज में अगर हम देखते हैं कि मेनापोज कौन सी स्टेज होती है जिसे हम रजोनिवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजोनिवृत्ति। देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो प्रत्येक 28 दिन के बाद में रिपीट होती है। कितने दिन बाद में रिपीट होती है? प्रत्येक 28 दिन के बाद में ये साइकिल रिपीट होती है। और अगर इस रिपीट साइकिल के अगर हम देखते हैं, अगर गर्भधारण की स्थिति नहीं होती है तो ये 28 दिन के आसपास वापस रिपीट होती है। और अगर गर्भधारण की स्थिति हो जाती है तो जितने दिन गर्भधारण रहता है उतने दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहती है? बंद रहती है, ठीक है। और यदि गर्भधारण भी नहीं हो रहा है और ये समय अगर बढ़ता है, 28 दिन से ऊपर बढ़ जाता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, रज चक्र बंद हो जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? मेनापोज। उससे क्या बोलते हैं? मेनापोज। रजोनिवृत्ति, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रजोनिवृत्ति, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना, यानी रक्त ऋतुस्राव का बंद होना ही क्या कहलाता है? मेनोपॉज की स्थिति कहलाती है। देखो, पीयूष ग्रंथि से स्रावित जनन हार्मोन्स इस अवस्था में अंडाशय को प्रभावित कर पाने में असमर्थ होते हैं। अतः हार्मोनों का जो बैलेंस होता है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है हार्मोन्स का। और हार्मोन्स के अनबैलेंस होने से मादा प्राणी, जैसे प्राइमेट्स की बात करते हैं, हार्मोन का नियंत्रण होता है वो टोटल यानी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अगर मेनापोज स्थिति आ जाती है तो हार्मोन का जो कंट्रोल होता है, हार्मोनल कंट्रोल, वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर रूप से बॉडी के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस अवस्था के अंदर कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर। बॉडी में भी असंतुलन हो जाता है, जैसे अधिक पसीना आना, ठीक है, सिर दर्द रहना, बालों का गिरना, पेशियों में दर्द रहना, मसल्स में पेन होना, नींद का नहीं आना, ये इसके साइड इफेक्ट है। जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स का कंट्रोल अगर बैलेंस नहीं है, यानी वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उस कंडीशन में ये सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। तो ये तो हो गई अपनी जो भी साइकिल्स थे उनकी बात। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओवुलेशन। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग। ओवुलेशन, देखो, स्तनियों में, ओवरी में 2 चक्र नियमित रूप से पाए जाते हैं। एक होती है फोलिकुलर फेज, एक होती है ल्यूटियल फेज। एक होती है फोलिकुलर, इसे क्या बोलते हैं हम? फोलिकुलर फेज। सेकेंड है ल्यूटियल फेज। इसे हम बोलते हैं ऊतक अवस्था। और इसे बोलते हैं ल्यूटियल अवस्था, ल्यूटियल प्रावस्था, ल्यूटियल प्रावस्था।
प्रथम जो है, देखिए हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं फॉलिकुलर फेज। अगर फॉलिकुलर फेज की अगर हम बात करते हैं, सभी कशेरुकियों में समान प्रकार की पाई जाती है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें फॉलिकुलर फेज समान प्रकार की होती है। ये ओवरी होती है, अंडाशय। ओवरी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के इस पार्ट से स्रावित हार्मोन FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके निर्देशन में जो ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर जो जनन उपकला होती है, कौन सी उपकला? जनन उपकला, ठीक है, उसमें विभाजन होता है। इसमें इसके निर्देश से क्या होगा? जनन उपकला, इसमें विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप अगर देखा जाए तो अंड जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पुटक कोशिकाएं विभाजित होती है। कौन सी कोशिकाएं विभाजित होती है? पुटक कोशिकाएं, फॉलिकुलर सेल्स विभाजित। किसका फॉर्मेशन होता है? पुटक कोशिकाएं विभाजित होती हैं और वृद्धि करती है। इस प्रकार अंडाशय के अंदर, इस अंडाशय के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स। किसका फॉर्मेशन होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स। अंडाशय में इस प्रकार ग्राफियन फॉलिकल्स बनने, परिपक्व होने, यानी अब क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल्स, इनके बनने, परिपक्व होने और अंडाशय, जैसे अंडाशय है, इसकी सतह पर आकर इनके फटने और उनसे ओवम के बाहर निकलने, यानी जो द्वितीयक अंड कोशिका होती है उनको ग्राफियन फॉलिकल से उनको बाहर निकलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाती है। यानी अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग, जो पीयूष ग्रंथि के LH हार्मोन के द्वारा निर्देशित किया जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखो FSH के निर्देशन में क्रिया होती है। देखो सबसे पहले FSH सिक्रेट होता है, ओवरी पर आकर कार्य करता है। कहां पर करता है? जननिक उपकला के ऊपर, और जननिक उपकला के ऊपर कार्य करके क्या करता है? उसमें विभाजन करता है। जिससे क्या होता है? पुटक की कोशिकाओं में विभाजन होता है। पुटक की कोशिकाएं क्या बनाती है? ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, जो अंडाशय के ऊपर ये परिपक्व होते हैं, वृद्धि करते हैं और अंडाशय की सतह पर आकर क्या बनाते हैं? अंडों का निष्कासन करते हैं। अतः अंडाशय से अंडों के निकलने की क्रिया, उसे क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग कहलाती है। मादा में अंडाशयों के ये पुटक भी एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण ही गर्भाशय की उपकला संरंगित होती है। ठीक है, अंडवाहिनी और स्तन ग्रंथियों का विवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है एस्ट्रोजन प्रभाव के हार्मोन के कारण ही। ठीक है, अब दूसरी स्टेप आती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है? एक्चुअल में अंडोत्सर्ग के बाद में ये बनती है ल्यूटियल फेज। द्वितीयक अंड कोशिका जो होती है, कौन सी कोशिका? द्वितीयक अंड कोशिका जो होती है, उनसे फॉलिकल्स, यानी द्वितीयक अंड कोशिका के पुटक से, मान लीजिए ये फॉलिकल है, इससे द्वितीयक अंड कोशिका निकल गई। द्वितीयक अंड कोशिका निकल गई, इसको इधर बना लो। मान लीजिए ये फॉलिकल है, इससे बाहर की तरफ निकल गई क्या? द्वितीयक अंड कोशिका। ये तो किसमें चलेगी? फैलोपियन ट्यूब में, जहां पर जैसे ये है, ठीक है, इसको तो स्पर्म मिलेगा,
एंड और ये आगे चलकर क्या बना लेती है 2n जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेती है फर्टिलाइजेशन के द्वारा। लेकिन इन द्वितीयक अंड कोशिकाओं के निकलने के कारण इन फॉलिकल्स में क्या बचा रहता है, खाली स्थान रह गया। क्या रह गया, खाली स्थान रह गया। उस रिक्त स्थान की जगह पर ग्रेनुलोसा लेयर, इसमें कौन एंटर कर जाता है, ग्रेनुलोसा लेयर, और दूसरा होता है थीका लेयर। कौन सा होता है, थीका। ये दोनों उस खाली स्थान के अंदर भर जाती हैं। ये ब्रेक फॉलिकल्स है, टूटा हुआ फॉलिकल्स है। इसमें से क्या निकल गया, द्वितीय अंड कोशिका निकलकर कहां चली गई, फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है, जहां पर वो अंड एन होती है वो स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कर लेती है। उसके बाद में ये जो ग्रेनुलोसा, जो जहां से अंड कोशिका निकली है वहां पर कौन एंटर कर जाता है, ग्रेनुलोसा लेयर, और थीका लेयर उस जगह को फिल कर देती है। उसके बाद में ये कोशिकाएं वृद्धि करके पित्तक द्रव्य का फॉर्मेशन करती हैं। पित्तक द्रव्य, ये क्या करेगी, पित्तक द्रव्य, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं इसको, कार्पस ल्यूटियम। यानी ब्रेक फॉलिकल से द्वितीयक अंड कोशिकाओं के बाहर निकलने के बाद में जो खाली स्थान बचता है उसमें ग्रेनुलोसा लेयर और थीका लेयर भर जाती है और किसका फॉर्मेशन करती है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती है। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, एक्चुअल में जो यूट्रस होता है उस यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। इस प्रकार से ये ओवुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फॉलिकुलर फेज, प्रथम फॉलिकुलर फेज है, इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित एफएसएच हार्मोन ओवरी के ऊपर जाकर जनन उपकला को पर प्रभाव उत्पन्न करता है और उसमें विभाजन उत्पन्न करता है, जिससे क्या बनता है, पुटकीय कोशिकाएं विभाजित होती है और इसका फॉर्मेशन होगा ग्राफिन फॉलिकल्स। और ये ग्राफिन फॉलिकल्स ओवरी की सतह पर जाते हैं, वृद्धि करते हैं और वो फट कर इसको निकाल देते हैं बाहर की तरफ, अंड कोशिका को बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। और इस प्रकार से अंडाशय से अंडों के बाहर निकलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है, ओवुलेशन कहलाता है। ठीक है ना। दूसरा ये फॉलिकुलर स्टेज थी, ठीक है ना। दूसरी है ल्यूटियल फेज। अब इस ग्राफिन फॉलिकल से अंड कोशिका बाहर निकल गई, बाहर निकलने के बाद में इसमें जगह खाली पड़ी हुई है अंदर। उस खाली जगह को कौन भर देता है, ग्रेनुलोसा लेयर और थीका लेयर। उसके बाद में ये क्या बनाती है, ये अंदर वाला जो स्तर होता है वो क्या बनाता है, पित्तक द्रव्य, जिसे हम क्या बोलते हैं, पित्तक द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको, पित्तक द्रव्य से बढ़ जाती है। और यह क्रिया क्या कहलाती है, ल्यूटिनाइजेशन। क्या कहलाती है, ल्यूटिनाइजेशन कहलाती है। ठीक है ना। वसा समान ये पदार्थ ल्यूटिन कहलाता है। और इस क्षेत्र में रक्त की सप्लाई भी क्या जाती है, बढ़ जाती है। और ये संरचना पूरी क्या कहलाती है, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम में किसका सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो यूट्रस पर जाकर अपना प्रभाव दर्शाता है गर्भाशय में, और गर्भाशय को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा तो गर्भाशय निश्चित अंडे को यानी एम्ब्रियो को अपने अंदर इम्प्लांट करने के लिए प्रिपेयर नहीं रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए ये कहां तक हो चुका है, यानी अगर हम देखते हैं
ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित FSH, और FSH की बात करते हैं। देखिए ये ओवरी है, FSH इस पिट्यूटरी ग्लैंड के इस पार्ट से स्रावित होकर सीधा किस पर रिफर करता है? ब्लड के थ्रू ओवरी के ऊपर। ओवरी में जो इंटरनल लेयर होती है इसे जनन उपकला बोलते हैं। इस जनन उपकला के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? इसमें फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, पुटकीय कोशिकाओं में वृद्धि होती है। किसमें होती है? पुटकीय कोशिकाओं में वृद्धि होती है। और पुटकीय कोशिकाओं में वृद्धि होने से क्या होता है? धीरे धीरे ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर जो अंड कोशिका होती है, ग्राफिन फॉलिकल्स वृद्धि करके इस सतह पर चले जाते हैं, जैसे चला गया। इसमें से क्या निकलती है? अंड कोशिका बाहर निकल जाती है और इस से थ्रू होते हुए यहाँ पर एंटर कर जाती है फैलोपियन ट्यूब में। अब जो ग्राफिन फॉलिकल्स था, मान लीजिए ग्राफिन फॉलिकल्स था, ये खाली हो गया, इसमें से अंड कोशिका बाहर निकल गई। अब ये था मान लीजिए ग्राफिन फॉलिकल्स, और ये सतह पर जाकर इसने अंड कोशिकाओं को बाहर त्याग दिया। अब इसमें रिक्त स्थान बन गया। अब इस रिक्त स्थान की जगह पर कौन जगह ले लेता है? ग्रेनुलोसा लेयर और थीका लेयर। जो थीका स्तर होता है और ग्रेनुलोसा लेयर जो होती है वो इसके अंदर जगह ले लेती है और एक पित्तक द्रव्य का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? पित्तक द्रव्य का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और यह क्रिया जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? ल्यूटिनाइजेशन। और ये पित्तक द्रव्य क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जैसे यहां से ब्रेक फॉलिकल्स किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? सीधा इसके ऊपर, इस यूट्रस के ऊपर जाकर कार्य करता है। और इस यूट्रस को जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसमें मुख्य रूप से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित किया जाता है, इस यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। अब तैयारी क्या होती है? क्योंकि यहां से स्पर्म तो इधर चले गए, ये मान लीजिए एन स्पर्म आ गया, एन स्पर्म और ओवम मिलकर क्या बनाते हैं? 2n जायगोट का फॉर्मेशन कर लिया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, कौन सी स्टेज में? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में यहां पर आकर इम्प्लांट होगा। अतः इस इम्प्लांटेशन से पहले जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इस यूट्रस में कुछ बदलाव लाता है। बदलाव का मतलब क्या हो गया कि ये इस यूट्रस के जो आंतरिक स्तर होता है, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उस स्तर को मोटा बनाता है, उसको ग्लैंडुलर बनाता है, उसको वैस्कुलर बनाता है, और उस क्षेत्र को हम बोलते हैं, क्या नाम है? एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। उसे डेसिडुआ बेसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बेसिलस। जब ये वैस्कुलर, ग्लैंडुलर, संवहनी सब कुछ हो जाता है, मोटा हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम? डेसिडुआ बेसिलस। क्या बोलते हैं उसको? डेसिडुआ बेसिलस। उसके बाद में कि यहां पर जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है, ये इम्प्लांट होगा, एम्ब्रियो। अब इम्प्लांट कई प्रकार का हो सकता है। इम्प्लांटेशन यानी रोपण के आधार पर हम कई प्रकार के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। अगर सतह पर हो रहा है, यानी अगर इसमें प्लेसेंटा यानी जो कोरियोनिक माइक्रोविलाई होते हैं, अगर इसकी सतह से टच है तो उसे सतही प्रकार का रोपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सतही प्रकार का रोपण है। और अगर थोड़े से धस रहे हैं अंदर की तरफ धस रहे हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा बड़ा डायग्राम बताता हूं यहां पे। जैसे ये यूट्रस है
और ये एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो का ये एम्ब्रियो है, ये माइक्रोविलाई अगर सिर्फ इस लेयर के एंडोमेट्रियम लेयर के टच है तो इसे क्या बोलते हैं हम? सतही प्रकार का रोपण। और अगर थोड़े गहराई में धसे हुए हैं तो उसे बोलते हैं हम केंद्रीय प्रकार का रोपण। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय प्रकार का रोपण। और अगर और ज्यादा गहराई में धसे हुए हैं, जब इम्प्लांटेशन ऐसा जिसमें जब बच्चा डिलीवर होता है उस समय अगर एम्ब्रियो के और यूट्रस के दोनों पार्ट अगर डैमेज होते हैं तो उसे बोलते हैं अंतराली प्रकार का रोपण। उसे क्या बोलते हैं? अंतराली प्रकार का रोपण, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। पहला कौन सा था? पहला था सुपरफिशियल, जिसमें जैसे ये यूट्रस है, इसमें सिर्फ ऐसे टच हो प्लेसेंटा, तो उसे क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल। डिलीवरी के समय जब बच्चा डिलीवर होता है उस समय किसी प्रकार की कोई भी ब्लडिंग नहीं होती है। लेकिन अगर केंद्रीय प्रकार का रोपण है तो इस पेन को जैसे हम इसको अंदर तक भेज दें तो ये पेन जब निकलेगा तब ब्लड निकलेगा बाहर, ठीक है? तो उसे बोलते हैं केंद्रीय प्रकार का रोपण। और एक होता है अंतराली, इस पेन को इतना अंदर भेज दें हम कि इस पेन को निकालें तब हो सकता है पेन भी टूट जाए और इसके अंदर भी घाव उत्पन्न हो जाए। तो जब एम्ब्रियो बाहर निकलता है तब एम्ब्रियो के कुछ ऊतक भी नष्ट हो जाते हैं और मदर के यूट्रस के ऊतक भी नष्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतराली प्रकार का रोपण। ये अपना जो था अंडोत्सर्ग और इम्प्लांटेशन, ठीक है, रोपण, ये पूरी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। जय हिंद।